नमस्कार। हम बात करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस सीरीज़ में, जो क्विक सीरीज हम चला रहे हैं यूनिट 6 को लेकर, जहां पर इससे पहले हमने 3 क्लास अपलोड कर दी हैं। बहुत छोटी छोटी क्लासें हैं। 1935 के बारे में पढ़ना है बहुत शॉर्ट में, 1919 के बारे में बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, संविधान सभा बहुत शॉर्ट में समझना है, तो वो सारी क्लासें अपलोड हो गई है। इस क्लास से थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, उतनी शॉर्ट्स नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी बहुत कम समय में इस क्लास को कवर करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो अगला टॉपिक हमारा है वो सांख्यिक कार्यपालिका है। अगर हम संविधान को क्रमानुसार पढ़ते हैं तो संविधान सभा के बाद में प्रस्तावना पढ़ना होती है। प्रस्तावना के बाद में हमें मूल अधिकार या नागरिकता, इस प्रकार से डीपीएसपी, इस प्रकार से चीज़ें पढ़ना होती हैं। लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे क्या है, जो टॉपिक दिया गया है संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका सिर्फ उन्होंने लिख दिया संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में क्या क्या है ये अब हमें ढूंढना है। तो संघ की कार्यपालिका के बारे में हमने जो पढ़ा, जो रिसर्च की, और वहाँ पर मैं आपने बताने की कोशिश करूँगा कि कार्यपालिका में क्या क्या आती हैं। संघ की कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। मंत्रिपरिषद के अंदर प्रधानमंत्री का जिक्र भी आता है, यानी कि कार्यपालिका का हिस्सा प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका का हिस्सा है। राष्ट्रपति के बारे में अगर आप विभिन्न स्रोतों से पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, कहीं से पढ़ सकते हो, लेकिन फिल्म्स के अनुसार पढ़ना है। और मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल जो सत्य है वही पढ़ना है। तो फिर आपको संविधान का जिक्र, संविधान की तरफ रुख करना होगा, और संविधान की तरफ रुख करते ही आपको संविधान में आर्टिकल खंगोलने होंगे कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। हालांकि संविधान में बहुत सारे आर्टिकल राष्ट्रपति की बात पर राष्ट्रपति के पास जाने के लिए वहाँ उस चर्चा करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति की बात होती है कि राष्ट्रपति कौन है, कहाँ से आएगा, कैसे निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति की पदावधि क्या होंगी, क्या सेवा शर्तें होंगी, इस प्रकार के जो जिक्र हैं वो संविधान के आर्टिकल नंबर 52 से लगाकर खासकर आर्टिकल नंबर 62 तक हैं। और एक दो आर्टिकल और बात मिलते हैं, जो समाधान की शक्ति का आर्टिकल नंबर 72 और आर्टिकल नंबर 123 जो अध्यादेश जारी करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति के बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद एक महान्यायवादी भी हमारा कार्यपालिका का हिस्सा है। बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर 52 में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनेक राष्ट्रपति नहीं होंगे, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। भारत के एक राष्ट्रपति के साथ साथ आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। इस प्रकार से चर्चा आर्टिकल नंबर 53 में की गई है। सिर्फ जो आर्टिकल आप लुसेंट में या कहीं भी पढ़ते हो उतना ही आर्टिकल नहीं होते हैं। जब आप बेयर एक्ट खोल के पढ़ोगे तो बेयर एक्ट में आर्टिकल नंबर 53 के लिए बहुत सारा, लगभग आधा पेज भर दिया गया है, और उसमें सब कुछ बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे प्रमुख कहा जाएंगे राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 53 के बाद आर्टिकल नंबर 54 में, क्योंकि हमारा जो सिलेबस में जो हमारे जो प्रीलिम्स पूछी जाती है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, और प्रीलिम्स में क्या होता है कि वन लाइनर फैक्ट आते हैं। वहाँ पर डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के जो सेवा शर्तें होती हैं वो किस आर्टिकल में है, और यहाँ पर ये चारों आर्टिकल आपको दे दिए जाएंगे। तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हो कि वाकई में 57, 58 सब चमक रहे ऑप्शन में, तो हमें सब नहीं चमकाने हैं, इसलिए हम आर्टिकल को मैक्सिमम कवर कर लेना है, जिससे हमें लगभग ये पता चल जाए कि हाँ आंसर ये होना चाहिए, और दो तीन ऑप्शन कट ही जाए। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया कि संवैधानिक प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति जो हैं वो निर्वाचन के माध्यम से आएंगे। राष्ट्रपति यानी कि निर्वाचित होकर आएंगे, जिस प्रकार से इंग्लैंड में राष्ट्रपति हैं उस प्रकार से राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होकर आएंगे। निर्वाचित किस प्रकार से होगा, ये निर्वाचन की जो पूरी रीति है, आधारभूत अनुपातिक प्रणाली जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, वो आर्टिकल नंबर 55 बताई गई है। तो 52 आपको समझ में आ गया होगा, एक राष्ट्रपति है। 53 में संवैधानिक प्रमुख है, 54 में निर्वाचन होकर आएंगे, और 55 में बताया गया कि 55 में राष्ट्रपति जो हैं वो किस प्रकार से चुने जाएंगे, निर्वाचन की रीति वहाँ पर कहा गया, निर्वाचन की रीति किस प्रकार से निर्वाचित होंगे। आर्टिकल नंबर 56 में क्या कहा गया, आर्टिकल नंबर 56 में कहा गया कि राष्ट्रपति की पदावधि, कितने साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, और वो आर्टिकल नंबर 56 में हमें उसकी जानकारी मिलती है। आर्टिकल नंबर 56 के बाद हम चर्चा करते हैं आर्टिकल नंबर 57 की, और आर्टिकल नंबर 57 में जो बात आती है वो है पूर्ण निर्वाचित के लिए पात्रता, यानी कि आर्टिकल नंबर 57 में पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता आर्टिकल नंबर 57 देता है। पूर्ण निर्वाचन क्या होता है, ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं यानी राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ पर वो राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुनाव जीत सकते हैं, 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं, और 2 बार ही अपने कार्यकाल में अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। तीसरा कार्यकाल वो नहीं पूरा कर सकते। जिस प्रकार से बराक ओबामा के बारे में आपने सुना होगा, तो सिर्फ 2 कार्यकाल ही पूर्ण करने के बाद उन्होंने वो फिर अगली बार चुनाव में नहीं खड़े हो पाए। आर्टिकल नंबर 57 इस प्रकार से पूर्ण निर्वाचन के बारे में बात करते हैं।
आर्टिकल नंबर 58 की बात आती है। आर्टिकल नंबर 58 में जो है वो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ क्या क्या होती हैं। निर्वाचित अगर राष्ट्रपति निर्वाचन का फॉर्म डालते हैं तो कौन किस किस लेवल से आप क्या क्या आपके लिए अहर्ता होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप कोई भी कॉम्पिटिशन का फॉर्म डालते होंगे, कहीं पर भी जॉब का फॉर्म डालते होंगे, तो वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी जो मांगती है कि आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12 पास आउट होना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्रपति जब निर्वाचित होने के लिए फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पर उनके लिए 35 साल की आयु पूर्ण होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, लाभ के पद पर शामिल नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 59 में राष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर 58 में तो मैंने आपको अहर्ताएँ बताई है। आर्टिकल नंबर 59 में सेवा शर्तें बताई गई हैं कि राष्ट्रपति की ये सेवा शर्तें हैं, इस प्रकार के राष्ट्रपति कार्य कर सकेंगे, इस प्रकार के नहीं, उस प्रकार से यहाँ पर जिक्र होता है। आर्टिकल नंबर 60 में जो है वो राष्ट्रपति के शपथ की बात आती है। शायद राष्ट्रपति के शपथ की बात जो है आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात आती है। और आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति की शपथ कहाँ पर है? 60 में, 61 में महाभियोग चला जाता है। एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। 52 में क्या हो रहा है? 52 में हो रहा है राष्ट्रपति होगा एक। 53 में राष्ट्रपति निर्वाचित जो है वो संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। आर्टिकल नंबर 54 में निर्वाचित होकर राष्ट्रपति आएंगे। 55 में निर्वाचन की रीति बताई गई है। 56 में उनकी सेवा शर्तें, 56 में उनकी पदावधि बताई गई है। 57 में जो है वो उनकी 56 में उनकी पदावधि बताई गई है। 57 में उनकी अहर्ताएँ बताई गई है। 58 में राष्ट्रपति जो है वो उनकी 58 में राष्ट्रपति की अहर्ताएँ बताई गई हैं। और 59 में राष्ट्रपति के लिए अहर्ताएँ 59 में राष्ट्रपति के लिए अहर्ताएँ बताई गई। राष्ट्रपति पद की शर्तें बताई गई कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। और 60 में राष्ट्रपति की शपथ और 61 में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की बात आती है। तो इस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से मैं आर्टिकल मैंने बहुत सारे आर्टिकल तैयार कर रखे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। बहुत थोड़े से मुश्किल होते हैं आर्टिकल याद रखना, लेकिन फिर भी आप अगर याद रखते हो तो मुझे लगता है कि अगर आप आर्टिकल याद रखते हो तो आपके 100 क्वेश्चन का पेपर में से आप 2 क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, यानी कि आपके लिए जो है वो 98 का ही पेपर बचेगा। इस प्रकार से जो मेरी मैनेजमेंटिंग, जो मेरे टारगेट रहते हैं कि इस प्रकार से हमें कवर करना है, यानी कि 100 में से 2 क्वेश्चन तो मैं कर ही लूँगा, चाहे मुझे कुछ नहीं आता है। 2 क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा, ठीक है, चाहे कितना ही मुश्किल हो। पिछली बार भी 243 के बार 243 की आया था, एक आया था 149। ये 2 आर्टिकल पिछली बार पूछे गए थे। उससे पहले आर्टिकल जो आए थे वो आए थे एक 371 के जो सब क्लोज है, ए बी सी डी इस प्रकार से आए थे। और एक आया था 213 जो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का शक्ति वो बताया गया था। चलिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगेगा, वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग, एकमात्र जो पद है जो महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है हटाने के लिए, वो होते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 62 में जो है वो रिक्ति भरने के लिए प्रावधान कि अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु होती है या फिर वो इस्तीफा देते हैं तो फिर उनको पद को भरने के लिए बहुत 6 महीने के अंतराल में ही आपको चुनाव करवा के अगले राष्ट्रपति बनाने होते हैं। और वो उन 6 महीनों के अंतराल में वो जो कार्य हैं वो उपराष्ट्रपति करेंगे। इस प्रकार से राष्ट्रपति के आर्टिकल नंबर 62 में जिक्र है। आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र आ जाता है, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो भी हमारे कार्यपालिका का हिस्सा है। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 72, एक और आर्टिकल बचा है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, और वो है आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 में कहा गया है कि क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होगी। राष्ट्रपति क्षमा कर सकेगा उन सारे जो अपराधियों को, जिन अपराधियों ने कारावास की या मृत्युदंड की, इस प्रकार से बहुत बड़ी सज़ा होती है, उनके लिए राष्ट्रपति एक सीमित दिशा निर्देश को देखते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्षमा कर सकता है। आर्टिकल नंबर 123 एक और आर्टिकल है जो राष्ट्रपति से संबंध रखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से मतलब ये है कि जब संसद जो सदन में ना हो तो उस वक्त पर अगर अर्जेंट में कोई कानून लाना हो तो वो कानून लाने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से वो कानून ला सकते हैं। 6 महीने के अंतराल उस अध्यादेश को फिर राष्ट्रपति से सहमति से या तो पास करवाना होता है या फिर संसद में उसको राज्यसभा से या लोकसभा से पास करवाना होता है। तो आर्टिकल 123 इस प्रकार के आर्टिकल जिक्र होता है। अब आर्टिकल जो हमारे राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति के बारे में हमने बहुत सारी अच्छी चर्चा कर ली है कि राष्ट्रपति से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें तो कोई छूटा है तो वो ये है कि भारत के अभी तक कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं, वो सारे राष्ट्रपति का क्रम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, ठीक है,
एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए नीलम संजय रेड्डी, इस प्रकार से राष्ट्रपति के क्वेश्चन आते हैं। वो भी हम विविध वाला जीके में, जो विविध वाला जीके मैंने आपको रणनीति में बताया था, वो जीके वहाँ पर काम आएगा। उसके अलावा राष्ट्रपति के अलावा और उसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में क्या पूछा जाएगा, उसके अलावा फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पूछी जाएगी कि निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं शामिल हो सकते हैं, किस प्रकार से मेथड है कि प्रत्येक एक वोट का जो है वो मूल्य निकाला जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। वो राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति के लिए ये पढ़ने बैठ गए, उन्होंने पूछ लिया कि एकमात्र जो निर्विरोध चुने गए, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति, एकमात्र महिला राष्ट्रपति, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाए तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि आपने सिलेबस में कुछ और दिया है, पूछा कुछ और है। उन्होंने कहा राष्ट्रपति के बारे में पूछना था, मैं राष्ट्रपति के बारे में पूछा है। इसलिए क्या है कि प्रीलिम्स में वो हमारे साथ गेम खेलते हैं, मेंस में अब वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम अपने अनुसार आंसर देंगे, लेकिन आंसर सीमाओं के अंदर होता है मेंस में भी। चलिए, उसके बाद क्या होता है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ लिया है, उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र आता है। उपराष्ट्रपति का जो सबसे पहला आर्टिकल मिलता है उस संविधान में, वो होता है आर्टिकल नंबर 63। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आर्टिकल नंबर 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 64, जो उपराष्ट्रपति भारत का है वो राष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदन सभापति होगा, वो राज्यसभा के पदन सभापति भी होंगे। और उसके अलावा अगर आर्टिकल नंबर 65 में, कि अगर राष्ट्रपति राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ वह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं, उनके कार्यों का निर्वहन भी करेंगे। इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 65 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 66 की बात आती है तो आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे। वहाँ पर भी चुने जा रहे थे, यहाँ पर भी चुने जाए थे, क्योंकि हमारे संविधान में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो वंशानुगत चलता रहे। ठीक है, कोई भी ऐसा पद नहीं है जो वंशानुगत चलता रहे। तो आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आती है। आर्टिकल नंबर 67 में जब हम जिक्र करते हैं तो आर्टिकल नंबर 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि, जो उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है वो पदावधि, यानी कि 5 साल उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है, वो पदावधि यहाँ पर दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 67 में उपराष्ट्रपति के पद की पदावधि का जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 68 उपराष्ट्रपति अब तक पद पर बना रहेगा जब तक अगला उपराष्ट्रपति नहीं आ जाए। ठीक है, यानी कि जब तक अगला उपराष्ट्रपति नहीं आते तब तक उपराष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ये आर्टिकल नंबर 68 कहते हैं। आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की उल्लेख होती है, 69 में। ठीक है, और वहाँ पर हो रही थी 60 में, तो राष्ट्रपति शपथ 60 के तहत लेते हैं, ये 69 के तहत लेते हैं। आर्टिकल नंबर अब आता है 70, और आर्टिकल नंबर 70 जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 71 होता है। 70 तो है कि राष्ट्रपति को नए कार्य सुझाएंगे, राष्ट्रपति को नए कार्य सुझाएंगे कौन? उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 70 कहता है कि आर्टिकल नंबर 70 में दिया गया है, संविधान के आर्टिकल नंबर 70 में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति को है जो नए कार्य कौन सुझाएगा, वो सुझाएंगे उपराष्ट्रपति। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ा सा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं, बहुत कम पूछी गई हैं अब तक। लेकिन जो सबसे अच्छा जो आर्टिकल, जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल नंबर 71 है, वो आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आपको बहुत सारे कम आर्टिकल आपको देखना है कि कम मुझे इतना ही पढ़ना है, तो वो आर्टिकल ये वाला है, आर्टिकल नंबर 71। आर्टिकल नंबर 71 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति, या तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति या प्लस या राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी व्यक्ति को कोई गड़बड़ लग रही है कि हाँ ये गड़बड़ है, इसकी जगह पर ये व्यक्ति चुने जाने थे, तो उन सारे चुनाव का जो निर्णय है, उन सारी चीज़ों का जो निर्णय है वो निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बाकी जितने भी चुनाव भारत में होते हैं उनके लिए जो भी कानून बनते हैं, जो भी उसके ऊपर जांच बैठती है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से बैठती है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। ये आर्टिकल नंबर 71 कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 71। तो ये वाले आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है वो आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है। 73 में 72 तक हम वैसे पहुँच गए। 73 में मंत्री कार्यपालिका का विस्तार करके इस प्रकार से सब क्लॉज दिए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है 74 में प्रधानमंत्री का जिक्र होता है। सबसे पहले 74 जो होता है उसमें 74 में कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। यानी कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी,
और उस मंत्रिपरिषद को जो है जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगी। और इस मंत्रिपरिषद में कौन कौन से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इस प्रकार से मंत्रिपरिषदों का समूह होता है। मंत्रिपरिषद के लिए यहाँ पर भी सीमाएं दी गई हैं कि जो लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं उसकी 15% ही लोग मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। पता चले कि 300 सीटें बीजेपी की प्राप्त हो गई, 300 ही सांसद मंत्री बन गए, ऐसा नहीं होता। वो जो 545 जो आंकड़ा है, 543 जो आंकड़ा है, उस 543 का 15%, मात्र 15%, तो उस 15%, वो 15% यहाँ पर से ये बनेंगे, मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा महान्यायवादी, ये भी हमारे संविधान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री का जिक्र भी चुमोत्रा में होता है। एक और प्रधानमंत्री का जब जिक्र आता है, कहाँ पर आता है? आर्टिकल नंबर 78 कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह ली, क्या सलाह करी और क्या कार्य कर रही है। ये सारा जो काम है ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचित करेगा और राष्ट्रपति को बताएगा कि हमने ये निर्णय लिया है। ये आर्टिकल नंबर 78 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 78 में ये भी कहा गया है कि मंत्रिपरिषद क्या सलाह लेगी, क्या सलाह करेगी, इसके ऊपर भारत के कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, कोई भी कोर्ट उसके ऊपर ये नहीं करे, जांच नहीं कर सकती। तो ये भी आर्टिकल नंबर 78 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 76 में क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी को सीधा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वकील, सरकारी वकील, जो सरकार के लिए हर जगह, हर जो केस सरकार की तरफ से रखना होगा, लड़ना होगा, वो सरकार की तरफ से जो दलीलें रखेंगे तो सरकार कोई वकील ढूंढने नहीं जाएंगे, वो अपने वकील रख लेंगे। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। इनका जो है वो वेतन फिक्स नहीं रहता, इनका जो है वो कार्यकाल फिक्स नहीं रहता। ये वेतन जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, ये इनको जो पद पे रहना होता है वो राष्ट्रपति चाहे तब हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से महान्यायवादी होंगे। तो आज हमें पढ़ी संघ की कार्यपालिका। अगला वाला जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति एवं संसद है। तो राष्ट्रपति तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अगले वाले में संसद। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको कौन कौन से याद रखना चाहिए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल का थोड़ा सा एक बता देता हूँ, मोटा मोटा। मुझे लगता है कि सभी याद रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है कि आर्टिकल मुझे इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, तो आर्टिकल नंबर ये 61 है। आर्टिकल नंबर 62 नहीं, आर्टिकल नंबर 61 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शपथ का या महाभियोग का जो आर्टिकल 60 और 61 बात करते हैं। आर्टिकल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 72। आर्टिकल नंबर 123 जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 52 में एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आर्टिकल नंबर 63 जो उपराष्ट्रपति यहाँ पर उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल नंबर 71 मैंने आपको पहले ही बता दिए, ये वाला आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 74 जो मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री की बात आती है। एक 78 भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। आर्टिकल नंबर 76 है जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये सारे आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, 72, 173, ठीक है। ये तो वैसे 52, ये तो वैसे याद रह जाएंगे। 74 और 76 और 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमें आर्टिकल पढ़ना है। और ये जो है संघ की कार्यपालिका प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो इतना ही पढ़ना है। आप चाहो तो कुछ और ये देखकर कुछ और देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्टर तैयार हो जाएंगे। और आपकी, मुझे लगता है सिर्फ MPPSC के लिए ही नहीं, अन्य एग्जाम के लिए भी आपको ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद।